हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं शीतल शर्मा, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम आक्रमण उद्देश्य और प्रभाव का जो मोस्ट टॉपिक है वो है वीर दुर्गादास राठौड़। इससे पहले हमने महान प्रताप कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे वीर दुर्गादास राठौड़। सबसे पहले देखिए 1638 से लगाकर 1718 इनका शासनकाल है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनका परिचय। ओके, वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में सुना वही है आपने। मारवाड़ के प्रमुख वीरों में इनका नाम आता है। मसूरिया पहाड़ी पर इनके नाम की दुर्गादास पहाड़ी बनी हुई है। इनके नाम का एक पुलिया बना हुआ है, वीर दुर्गादास राठौड़ पुलिया बना हुआ है। ठीक है ना, आप सभी परिचित होंगे, जोधपुर वाले तो सभी परिचित है इससे। तो वीर दुर्गादास राठौड़ का परिचय में स्टार्ट करते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ के परिचय सबसे पहले आपको याद रखना है इनका जन्म। ठीक है, जन्म कब हुआ? 1638 ईस्वी में। ओके, अब आपको ध्यान रखना है कि उस समय जोधपुर के महाराणा जो राजा थे, जोधपुर के जो राजा थे कौन थे? जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह जो थे उस समय जोधपुर के राजा थे। और जसवंत सिंह के दरबार में सेवा में काम करने वाला एक व्यक्ति कौन था? आसकरण। ठीक है ना, आसकरण की 3 पत्नियां थी। ठीक है ना, उनकी जो तीसरी पत्नी थी नेत कंवर। कौन थी? नेत कंवर उनकी तीसरी पत्नी थी। और इनका पुत्र कौन था? वीर दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ जो था इनका पुत्र था। ओके, अब इसकी तीसरी पत्नी थी जिनको ये पसंद नहीं करते थे, आसकरण जी। ठीक है ना, तो आसकरण जी नेत कंवर से बनती नहीं थी और उनके पुत्र से भी नहीं बनती थी, इसलिए दुर्गादास राठौड़ अपनी मां नेत कंवर के साथ में ही रहते थे। एक चीज आपको और बता रही थी मैं कि जन्म जो है वह कहां पर हुआ था? सालवा कला, जोधपुर में ही है सालवा कला। ठीक है ना, जोधपुर में इनका जन्म हुआ और जोधपुर दरबार में ही इनके पिता थे आसकरण जी। किसके दरबार में थे? जसवंत सिंह के दरबार में थे। ओके, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब इनकी बनती नहीं थी, किनसे? अपनी पत्नी से नहीं बनती थी, तो वीर दुर्गादास राठौड़ अपनी मां के साथ में कहाँ रहते थे? लुणावे गांव में। कहाँ रहते थे? लुणावे गांव में रहते थे और वहीं पर खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन चलाते थे। हालांकि अपने पिताजी के शासनकाल में कुछ जागीरें भी इनको मिली भी थी, उन जागीरों के आधार पर ये अपना कार्य करते रहते थे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि इनके बचपन की कहानी, जिस समय ये मात्र 17 साल के थे, 1655 ईस्वी की घटना है। क्या घटना है? कि जसवंत सिंह के दरबार की जो राजकीय चरवाहे थे, जो इनके खेत में प्रवेश कर गए थे ऊंट के साथ में। ठीक है ना, तो इन्होंने उस चरवाहे को अपने ऊंट को ले जाने के लिए कहा कि भाई आप यहाँ से हटा दीजिए, हमारी फसल खराब हो रही है। लेकिन और आपने ऐसा किया तो महाराजा को आपकी कंप्लेन करेंगे, शिकायत करेंगे। ऐसे में उस चरवाहे ने उसको माना नहीं और जसवंत सिंह के बारे में और उसके दरबार के बारे में अनशन कहना, अपशब्द कहने शुरू कर दिए। ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है कि उनके दरबार को ये कहा, एक धोला ढूंढा कहा। ठीक है ना, कि दरबार क्या है? धोला ढूंढा है, सफेद ढूंढा बना हुआ है। ठीक है ना, बिना छज्जे का धोला ढूंढा बना हुआ है। तो जब उनके बात नहीं मानी और उनके दरबार के बारे में अपशब्द कहे तो दुर्गादास राठौड़ को गुस्सा आ गया और उन्होंने 1655 से उस राज के चरवाहे की हत्या कर दी। ठीक है ना, सरकारी चरवाहा था, उस राज के चरवाहे की हत्या कर दी, तलवार से सिर काट दिया उसका। ठीक है ना, अब ऐसे में दरबार में उनको बुलाया गया। दरबार में जब उनको बुलाया गया तो दुर्गादास राठौड़ ने पूरा वाक्य जसवंत सिंह को सुनाया। तब उन्हें पता चला कि वह किसकी संतान है? आसकरण की। ले तब उनसे पूछा, भाई तुमने तो बताया नहीं ऐसे पुत्र के बारे में। तब उन्होंने बताया कि भाई ऐसी संतान को जिसको मैं स्वीकार नहीं करता उसके बारे में क्या बताऊं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो इसने आज कार्य किया है ऐसा कार्य कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। ये बड़ा होकर बहुत ही नाम कमाएगा, राजा अपने मारवाड़ के लिए काफी अच्छा कार्य करेगा। ऐसे में क्या है, जसवंत सिंह उनसे बहुत ही प्रसन्न हो गए और जसवंत सिंह ने इस घटना के बाद में वीर दुर्गादास को अपनी सेवा में रख लिया। ठीक है ना, छोटी उम्र में। और जब ये बड़े हुए तब इन्हें कुछ जागीरें भी प्रदान की गई। कब जागीरें प्रदान की गई आपको ध्यान रखना है? 1667 में। ठीक है ना, 1667 ईस्वी में जसवंत सिंह के द्वारा दुर्गादास राठौड़ को 12,000 की आय वाले, 12,000 रुपए आय वाले 5 गांव दिए गए। 12,000 रुपए की आय वाली जो जागीर थी वो उनको 5 गांव दिए गए। वो 5 गांव आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, 5 गांवों में सबसे पहला जो गांव है वह कौन सा है? 5 गांवों में सबसे पहला आपको, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है ना, कि जसवंत सिंह के द्वारा कौन सी जो जागीर दी थी वो कौन कौन सी थी? सबसे पहला आपको याद रखना है आंवर, दूसरा नाम याद रखोगे समदड़ी। ठीक है ना, ये नाम याद होने चाहिए आपको सारे के सारे। इसके बाद में जगीसा कोठड़ी,
जग्गीसा कोठड़ी के बाद में आप याद रखोगे अंबारो वाड़ो, ठीक है ना। आंवर, समदड़ी, जग्गीसा कोठड़ी, 1 2 3 4 हो गए, और 5 और अंतिम क्या था, अमरसर। ये 5 गांव थे जिनसे 12,000 रुपए की जागीर आय मिलती थी। ये सारे जो 5 गांव थे ये जागीर किसके हाथों में दे दी, दुर्गादास राठौड़ को दे दी। इसके बाद में कुछ अन्य गांव भी उनको दिए गए थे, ठीक है ना। तो ये परिचय यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन को ध्यान रखना है जोधपुर पर शाही नियंत्रण स्थापित होना। जोधपुर शाही नियंत्रण का मतलब है कि जिस समय मारवाड़ पर जसवंत सिंह का अधिकार था, उस समय मुगल शासक कौन था, औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब। औरंगजेब जो था वह मारवाड़ पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन मारवाड़ का शासक कौन है भी यह ध्यान रखना है, मारवाड़ का शासक है जसवंत सिंह, ठीक है ना। जसवंत सिंह जो है वो मारवाड़ का शासक है। अब जसवंत सिंह को भी वह अपने अधिकार में लेना चाहता है, क्योंकि उसकी मुगलों की अधीनता की नीति क्या थी, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो इस नीति के तहत जोधपुर पर आक्रमण किया गया औरंगजेब के द्वारा, मुगल सेना के द्वारा, ठीक है ना। क्योंकि इन दोनों की बनती नहीं थी, ये अपनी इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता, अपने क्षेत्र को सौंप नहीं रहता, इसलिए दोनों के मध्य संघर्ष की स्थिति थी। और औरंगजेब ने क्या किया था, जसवंत सिंह से अनबन के कारण इसको कहां भेज दिया था, जमरूद भेज दिया गया था एक अभियान के दौरान कि भाई आपको वहां जाना है। जमरूद कहां पर है, अफगानिस्तान में। आपको ध्यान रखना है जमरूद कहां पर है, अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है जमरूद। यहां पर जमरूद अभियान के दौरान ही जसवंत सिंह की जो है वह 1678 ईस्वी में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और इनकी मृत्यु के बाद ही किसका अधिकार हो जाएगा जोधपुर पर, मुगलों का अधिकार हो जाएगा। औरंगजेब के द्वारा जोधपुर को क्या घोषित कर दिया जाएगा, खालसा घोषित कर दिया जाएगा। क्या घोषित कर दिया जाएगा, खालसा घोषित कर दिया जाएगा। और यहां पर जोधपुर का एक फौजदार नियुक्त कर दिया जाएगा जिसका नाम क्या है, ताहिर खान। क्या नाम है, ताहिर खान उसका नाम है। काफी सारे अधिकारी नियुक्त करेगा, 2-3 नाम आपको मैं बता दूं। किलेदार किसको नियुक्त करेगा, किलेदार की नियुक्त करेगा वह खिदमत गुजार खां को। खिदमत गुजार खां को, ठीक है ना। अब यहां पर नेतृत्व सौंपा गया है, लेकिन अब यहां पर 1679 ईस्वी में औरंगजेब क्या करेगा, इंद्र सिंह को जोधपुर का शासक बना देगा। इंद्र सिंह कौन है, जसवंत सिंह के बड़े भाई है, अमर सिंह जी उनका पोता है, ठीक है ना। तो इंद्र सिंह जो है वह जोधपुर का इसको राजा एक बार का घोषित कर देगा, जोधपुर का राजा बना देगा और यहाँ का नेतृत्व इंद्र सिंह को सौंप देगा। लेकिन इंद्र सिंह जो है वह जोधपुर में व्यवस्था बनाने में सक्षम नहीं हो पाता है, ठीक है ना। राजा बना देगा लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाएगा, तो वापस यहाँ पर इंद्र सिंह को हटा दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अजीत सिंह की सुरक्षा। अजीत सिंह की सुरक्षा कि जिस समय जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, उस समय उसकी 2 पत्नियां थी। जसवंत सिंह की कितनी पत्नियां थी, जसवंत सिंह की 2 पत्नियां थी। दोनों ही क्या थी, गर्भवती थी। दोनों ही गर्भवती थी और उन दोनों से 2 पुत्रों का जन्म हुआ जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद। एक पुत्र का नाम था अजीत सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था दलथम्बन, ठीक है ना। जसवंत सिंह ने मरते वक्त यही कहा था कि वह उसकी पत्नियों का ध्यान रखे, उनसे जो संतान उत्पन्न हो उसको जोधपुर का शासक नियुक्त करने का वादा दिया था, ठीक है ना। तो जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसकी दोनों पत्नियों से कौन कौन सी 2 संतान हुई, एक तरफ हुई अजीत सिंह और दूसरी तरफ हुआ दलथम्बन। इन दोनों का जन्म हुआ, ठीक है ना। अब जैसे ही औरंगजेब को इसकी सूचना मिली तो औरंगजेब ने आदेश निकाला कि भाई दोनों रानियों और शाही कुंवर जो भी कुंवर हैं उन दोनों संतानों को कहां बुला लिया जाए, दिल्ली में बुला लिया जाए। दिल्ली बुलाने का आदेश दिया दोनों को। दिल्ली बुलाने का आदेश दिया। अब यहां पर क्या है, केवल वीर दुर्गादास राठौड़ ही नहीं थे, वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ में अन्य राजपूत सरदार राठौड़ सरदार भी थे, ठीक है ना। अब जिस समय दिल्ली बुलाया गया तो जिस समय उस ठंड के महीने में क्या था, अजय सिंह तो बच जाता है लेकिन बीच रास्ते में दलथम्बन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, दलथम्बन की
मृत्यु हो जाती है, यहाँ पर अजीत सिंह जो है वो बच जाता है। अब दोनों रानी और अजीत सिंह को क्योंकि आदेश मिला औरंगजेब के द्वारा, इसलिए वो वहां से रवाना होते हैं और उनको कहाँ ठहराने का आदेश देते हैं औरंगजेब को? दिल्ली में ठहराना है। किसके? किशनगढ़ के राजा हैं रूप सिंह जी की उनकी हवेली में। किशनगढ़ के राजा रूप सिंह जी की हवेली में, ठीक है ना, दिल्ली में है इनकी हवेली, जो कि किशनगढ़ के राजा रूप सिंह जी उनकी हवेली दिल्ली में है, वहां पर ठहराने का आदेश दिया जाता है। अब यहां से अजय सिंह और अन्य रानियां, दोनों रानियां और राठौड़ सरदारों के साथ में यहाँ पर लाया जाता है। अब राठौड़ सरदार आपको ध्यान रखना है, प्रमुख रूप से दुर्गादास राठौड़ तो है ही है, और कौन कौन से सरदार है आपको ध्यान रखना है? राठौड़ सरदार, दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ के अलावा अन्य सरदार कौन है? रणछोड़ दास, ये सारे सरदार आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। रणछोड़ दास याद रखना है, राणा रणछोड़ दास, राणा रणछोड़ दास के अलावा और कौन है? भाटी रघुनाथ, भाटी रघुनाथ, भाटी रघुनाथ के बाद में अगला आपको याद रखना है राठौड़ रूप सिंह, ठीक है ना। कई सारे सरदार जो है वह सभी सरदार जो है वह अजीत सिंह और उसकी रानी को बचाने के लिए यहाँ पर लग गए हैं, ठीक है ना। तो ये सारे सरदार मिलकर सुरक्षित दृष्टि से कहाँ पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाता है। उनको कहाँ ठहराया जाता है? रूप सिंह जी की हवेली में। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, औरंगजेब की जो नीतियां हैं वो उन सब के सामने आने लगती है। अब उनको पता चल जाता है कि औरंगजेब जो है वह जोधपुर पर अधिकार करना चाहता है, माड़ पर अधिकार करना चाहता है। तो दोनों रानियां और जो कुंवर है अजीत सिंह, इनकी यहाँ पर सुरक्षा नहीं की जा सकती है। ऐसे में क्या है, अजीत सिंह और दोनों रानियों को, अजीत सिंह को यहाँ से, दोनों रानियां भी यहीं पर है, अजीत सिंह को क्या है सुरक्षित जोधपुर पहुंचाने की प्लानिंग की जाती है। दुर्गादास राठौड़ क्या करता है, स्वयं तो यहीं रहता है और धीरे धीरे क्या है इन सरदारों को एक एक करके यहाँ से रवाना कर देता है ताकि वहां पर पहले से व्यवस्था स्थापित हो सके जोधपुर जाके। औरंगजेब को क्या है इसकी सूचना मिल जाती है। वह जैसे ही आदेश देता है कि भाई वहां से रूप सिंह की हवेली से उनको हटाकर नूरगढ़ में स्थानांतरित कर दो, यहां से हटाकर कहाँ स्थापित कर दो, रानियों को वहां कहाँ भेज दो, नूरगढ़ भेज दो। लेकिन जैसे ही पता चलता है, उससे पहले यहाँ तो पूरा शाही महल जो है वो खाली हो गया है, यहाँ पर अजीत सिंह वगैरह सब गायब हो गए हैं। तो यहाँ से क्या है वो रवाना हो जाते हैं एक दिन पहले, जिसे आदेश है तो उससे पहले ही वो तो रवाना हो जाते हैं। ऐसे में जब औरंगजेब क्या करता है, अपनी सेना को भेजता है उनका मुकाबला करने के लिए। दुर्गादास राठौड़ क्या करता है, शाही सेना को यहीं पर रोके रखता है, शाही सेना को यहीं पर रोके रखने का कार्य करेगा। बाकी सरदार जो है वह अजीत सिंह को लेकर सुरक्षित कहां पहुंच जाते हैं, जोधपुर पहुंच जाते हैं। यानी किस प्रकार वीरता के साथ में दुर्गादास राठौड़ के द्वारा मुगलों को, यहाँ पर मुगल सेना को, शाही सेना को रोकने का प्रयास किया गया और अजीत सिंह को सुरक्षित कहां पहुंचा दिया गया, जोधपुर पहुंचा दिया गया। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ता है राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही जोधपुर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि जोधपुर पर तो किसका अधिकार हो गया है, मुगलों का अधिकार हो गया है, ठीक है ना। खालसा घोषित कर दिया गया था जोधपुर को, ताहिर खान को नियुक्त कर दिया गया था, खिदमत गुजार को नियुक्त कर दिया गया था। तो राठौड़ सरदारों को पता चलता है कि जोधपुर पर किसका अधिकार हो गया है, मुगलों का अधिकार हो गया है। अब वहां पर तो अजीत सिंह सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए अजीत सिंह को कहां ले जाया जाता है, अजीत सिंह को ले जाया जाता है सिरोही में, कालिंद्री में। कहां ले जाया जाता है, सिरोही कालिंद्री में। कालिंद्री एक जगह है सिरोही में, वहां उनको ले जाया जाता है, ठीक है ना। अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए सारा कार्य किया जा रहा है ताकि भावी जो सरदार है, हमारा राजा है, वह सुरक्षित बच सके, ठीक है ना। और यहाँ पर सिरोही में किसके पास रखता है संरक्षण में, एक पुष्कर ब्राह्मण होते हैं जयदेव जी, उनके संरक्षण में रखा जाता है। जयदेव कौन है, पुष्कर ब्राह्मण है, उनके संरक्षण में रखा जाता है। ये क्या बन जाएंगे, इनके संरक्षक बन जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर पैसों की कमी है, धन की कमी है कि अजीत सिंह की सुरक्षा भी करनी है, सारी चीजें करनी है। तो यहाँ पर क्या है
कि जयदेव के अलावा एक और व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और दूसरी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जाए। यहाँ पर ये तो संरक्षक है और सुरक्षा का दायित्व यहाँ पर किसको सौंपा जाता है? मुकुंद दास खींची को। किसको सौंपा जाता है? मुकुंद दास खींची को उनकी सुरक्षा का दायित्व सौंपकर अब राठौड़ सरदार जो है वह धन की व्यवस्था करने के लिए अन्य राजा महाराजा से बात करने की कोशिश करते हैं। अब अन्य राजा महाराजा किससे बात करेंगे ये आपको ध्यान रखना है। वो लोग किससे बात करेंगे? वो लोग जाएंगे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास। अब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास क्यों जाएंगे? क्योंकि जसवंत सिंह की जो 2 पत्नियां थी, ठीक है ना, जसवंत सिंह की जो 2 पत्नियां थी उनमें जो बड़ी रानी थी जसवंत दे, जसवंत सिंह की पत्नी जसवंत दे, ठीक है ना, ये किसकी पत्नी है? जसवंत सिंह की पत्नी है, बड़ी पत्नी, पहली पत्नी जो है जसवंत सिंह की जो पहली पत्नी है जसवंत दे, ठीक है ना। इसकी बहन का है कौन है? कानन देवी। बहन कौन थी? कानन कुमारी या कानन देवी, इसकी बहन है कानन कुमारी। इस कानन कुमारी का विवाह जो है वह किसके साथ हुआ है? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के साथ में, यानी कि ये जसवंत दे के बहनोई हो गए, जीजा हो गए। तो जसवंत दे कहती है कि भाई हमें अगर सुरक्षा लेनी, धन वगैरह की आवश्यकता है तो हमें किसके पास जाना चाहिए? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास जाना चाहिए। तब दुर्गादास राठौर जो अन्य राजपूत सरदार हैं वह सहायता के लिए किसके पास जाते हैं? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास में जाते हैं। अब राज सिंह जो है उसको भी मुगलों की तरफ से तो भय बना हुआ ही है, लेकिन फिर भी वह अजय सिंह की सुरक्षा का दायित्व देता है और राज सिंह के द्वारा अजय सिंह को सुरक्षा देने के लिए 12 गांवों के पट्टे दे दिए जाते हैं। 12 गांवों के पट्टे, 12 गांव दे दिए जाते हैं। भाई यहाँ की जो जागीर वगैरह है, यहाँ से जो इनकम वगैरह आय वगैरह प्राप्त हो रही है उसके द्वारा आप अजय सिंह के लालन पालन के लिए, मुगलों का सामना करने के लिए आप अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। 12 गांव, इसके साथ में एक है केलवा गांव है, उसकी भी पट्टा सौंप देता है। केलवा गांव का पट्टा सौंप देता है, ठीक है ना। तो ये सारी व्यवस्था किस लिए की जा रही है? ताकि अजय सिंह को सुरक्षित रखा जा सके और मारवाड़ का जो भावी शासक है, भावी सरदार है, उसकी सुरक्षा की जा सके। ओके, तो यहां पर ये सारी व्यवस्था खत्म होती है। अब पढ़ेंगे अपन शाहजादा अकबर का विद्रोह। शाहजादा अकबर का विद्रोह में क्या है कि अब औरंगजेब की तरफ से विद्रोह को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? एक चाल अपनी जा रही, कूटनीति अपनी जा रही है। किसके द्वारा? राठौड़ सरदारों के द्वारा। औरंगजेब का एक पुत्र है मुअज्जम, कि भाई औरंगजेब को अगर बिजी रखना है तो हम क्या करते हैं? मुअज्जम को अपने पक्ष में करके औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करवा देते हैं। तो मुअज्जम से इस बात की जाती है कि वे औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दे, वे गद्दी प्राप्त करने के हिसाब से उत्तराधिकार के संघर्ष में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन मुअज्जम और उसकी माँ जो है नवाब बाई, ये दोनों क्या निर्णय लेते कि नहीं, हमें औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह नहीं करना। तो मुअज्जम नहीं मानता इस बात को, ठीक है ना। अब औरंगजेब का एक दूसरा पुत्र है अकबर। औरंगजेब का दूसरा पुत्र कौन? ये दोनों पुत्र है औरंगजेब के, ठीक है ना। औरंगजेब का दूसरा पुत्र है अकबर। उसको औरंगजेब के खिलाफ करने में राठौड़ सरदार जो है वह सक्षम हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, और अकबर भी मान जाता है औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने के लिए और राजपूत सरदारों का सहयोग करने के लिए। किस प्रकार वह मारवाड़ के शासक जो अजय सिंह के पीछे पड़ा हुआ है, उसकी जान के लिए पीछे पड़ा हुआ है और मारवाड़ पर अधिकार करना चाहता है, इसके लिए क्या वो अकबर को मना लेते हैं कि भाई वह किसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाए? औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है ना। अब ऐसे में क्या है कि शाहजादा औरंगजेब जो है उसको अपने पक्ष में मिला लिया जाता है। किसके द्वारा? राठौड़ सरदारों के द्वारा। राठौड़ सरदार और ये अकबर, ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है ना। और किसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे? औरंगजेब के विरुद्ध जो है वह विद्रोह कर देंगे। कहां कब करेंगे? 1681 ईस्वी में। अकबर जो है वह 1681 ईस्वी में क्या है? नाडोल में अपने आप को सुल्तान घोषित कर देगा, ठीक है ना। तो 1681 ईस्वी से अकबर जो है वह किसके विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर देगा? अपने पिता ही औरंगजेब के खिलाफ वह आक्रमण का विद्रोह कर देगा। अब यहां पर क्या है कि औरंगजेब जो है इस विद्रोह को शांत करने के लिए वापस क्या करता है? कूटनीति करता है। कूटनीति में क्या करता है कि
वह अपने एक व्यक्ति को, एक प्रमुख व्यक्ति कौन है आपको ध्यान रखना है, तहवर खां जो उसका प्रमुख सेनापति, जो अकबर का मुख्य सेनापति है, ठीक है ना, जो पहले उसका भी सेनापति था, तो तहवर खां के उसका सहायता लेता है तहवर खां को, और उसको फौजदार, अजमेर का फौजदार बनाकर भेजा जाता है, ठीक है ना। और दूसरा नाम आपको याद रखना है इनायत खान, तहवर खां और इनायत खान। अब यहां पर क्या चाल चली जाती है कि इनायत खां को बुलाया जाता है, ठीक है ना, खत दिया जाता है। यहां पर क्या है कि तहवर खां, इनायत खां, ये इनायत खां अभी मिला हुआ है अकबर के साथ में। यहां पर एक पत्र लिखा जाता है, इनको ब्लैकमेल किया जाता है इनायत खां को कि अगर आप शाही, इनका जो राजपूतों का जो शिविर है जहां पर युद्ध लड़ने के लिए वो तैयार खड़े हैं, जहां पर अकबर के द्वारा पूरा स्वतंत्र युद्ध करने की घोषणा कर दी गई है, यहां से वापस निकलने के लिए औरंगजेब एक पत्र भेजता है इनायत खां को कि अगर तुमने मुगलों की सहायता नहीं की तो तुम्हारे बीवी बच्चों को सबको काट के सड़कों पर फेंक दिया जाएगा। ऐसे में इनायत खां घबरा जाता है और वह एक चाल का हिस्सा बनता है। उनके द्वारा क्या होता है, एक पत्र निकाला जाता है, पत्र लिखा जाता है, ठीक है ना। क्या मुगलों के द्वारा पत्र लिखा जाता है कि भाई हम तुम्हारे आदेश के आधार पर हम यहाँ पर आ गए हैं, अब हमें दुर्गादास के विरुद्ध युद्ध करना है। इस तरह का एक झूठा पत्र, और कहां पर छोड़ दिया जाता है, अकबर जहां पर सोया हुआ होता है शिविर में, उसके आगे छोड़ दिया जाता है। अब दुर्गादास राठौर जो है, रात को उनको पता चलता है कि इनायत खां जो अपने शिविर में नहीं है, तो वहां से वो क्या है, रवाना हो जाते हैं इनायत खां को ढूंढने के लिए। सुबह जब अकबर की आंख खुलती है तब वो उस पत्र को पढ़ता है, उसको ऐसा लगता है कि भाई ये पत्र क्या है, दुर्गादास राठौर की तरफ से आया हुआ है, दुर्गादास राठौर की तरफ ये भेजा था, मुगलों की तरफ आया हुआ है, और अकबर की तरफ से ये था कि वो उनकी तरफ जालसाजी, मतलब दोनों पत्र वैसे भेजे जाते हैं कि दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। अकबर को लगता है कि दुर्गादास राठौर जो है वह मुगलों के साथ मिला हुआ है, और दुर्गादास राठौर को ऐसा लगता है कि अकबर जो है वो औरंगजेब के साथ मिलकर मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में दोनों में विद्रोह, दोनों अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। दुर्गादास राठौर जो है वो यहाँ से रवाना हो जाते हैं। अकबर जो है वो भागता भागता वापस पीछा करता है कि किस तरफ वो राजपूत सेना, राजपूत सरदार जो है वो गए हैं। अंत में क्या है, अकबर जो है वह राजपूतों के पास पहुंच जाता है, और वहां पर जो भी कंफ्यूजन होता है दोनों का, उस कंफ्यूजन को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अकबर को मारने के लिए औरंगजेब अपनी सेना भेज देता है, तो अकबर की सुरक्षा का दायित्व भी कौन संभालेगा, यहाँ पर वीर दुर्गादास राठौर जो है वह इस सेना के नेतृत्व को संभालेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अजीत सिंह और दुर्गादास के बीच में अनबन। अकबर का विद्रोह समाप्त हो गया है, अजीत सिंह और दुर्गादास के बीच में अनबन के। अब यहाँ पर क्या है, अजीत सिंह को सार्वजनिक रूप से कि भाई अजीत सिंह जिंदा है, वो सुरक्षित है, बड़ा हो गया, अब राजा बनने के लिए तैयार हो गया है, इसको मना किया जाता है इनके अन्य सरदारों को कि इसको सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं करना है। लेकिन दुर्गादास ने, जिसने पूरी उसकी सुरक्षा का दायित्व संभाला है, बचपन से लेकर वो बड़ा हुआ है तब तक पूरा दायित्व संभाला है, उसको बिना कहे ही अजीत सिंह जो है वह उसकी सार्वजनिक घोषणा कर दी जाती है नाम की। सबके सामने उजागर हो जाता है कि भाई मारवाड़ का, जोधपुर का जो शासक है, नया शासक कौन है, अजीत सिंह है। ऐसे में क्या है, दुर्गादास राठौर और अजीत सिंह के बीच में क्या होती है, अनबन हो जाती है। अजीत सिंह को सार्वजनिक रूप से शासक घोषित कर दिया जाता है। राजा घोषित कर दिया जाता है, जिससे कौन नाराज हो जाता है, दुर्गादास राठौर नाराज हो जाता है। ठीक है ना। तो यहां से दोनों के बीच क्या है, अनबन की स्थिति जो है वह शुरू हो जाती है। अब यहां पर क्या है कि ये जो घोषणा की गई है, ये घोषणा कर दी जाएगी 1687 ईस्वी में, ठीक है ना। 1687 ईस्वी में क्या है, उसको शासक घोषित कर दिया जाएगा। अब यहां पर क्या है कि दोनों के बीच में क्या है कि अन्य जो दरबार है वह क्या करते हैं, दुर्गादास और इन बीच की और चीजें भड़काना शुरू कर देते हैं।
लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 1687 के अंत तक जो है वह दोनों के बीच अनबन खत्म हो जाती है, लेकिन दुर्गादास राठौड़ जो है वो अपनी प्रारंभिक चीजें वो भूल नहीं पाता है। उसको लगता है कि भाई मैंने जो अजीत सिंह के इतना सब कुछ किया है तो मैं उस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि उसने मेरा कहना नहीं माना, और वो उसकी इंसल्ट भी करने लग जाता है, उसका सम्मान भी नहीं रखता है, जबकि उसी ने उसकी पूरी जान बचाई है तो भी उसके सम्मान में कमी रहती है। ठीक है ना, तो अंत में दोनों के बीच अनबन समाप्त हो जाती है। वैसे तो अंत में कब 1687 के अंत में अनबन समाप्त हो जाती है। दोनों के बीच की जो अनबन वैसे तो समाप्त हो जाती है, लेकिन यहां पर क्या है कि दुर्गादास राठौड़ जो है वह इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको यह भी ध्यान रखनी है कि 1707 ईस्वी में क्या है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, मुगल शासक। तो परिस्थितियां बिल्कुल सही हो जाएगी कि मुगल दरबार उत्तराधिकार चल रहा है, अजीत सिंह यहाँ पर आराम से शासन करना शुरू कर देगा, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में यहाँ पर क्या है कि औरंगजेब भी अंतिम समय में क्या है, दुर्गादास राठौड़ की बात को उससे मिलने के लिए स्वीकार हो जाता है कि अकबर के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, जिस अकबर को फारस उससे सुरक्षित भेजा था दुर्गादास राठौड़ के द्वारा, उसके पुत्र को, किसके, औरंगजेब का पुत्र जो अकबर था, उसको सुरक्षित फारस पहुंचाया था। अब उसके जो बच्चे थे उनका उसने लालन पालन किस तरीके से किया, मुगलों की जो जैसे उनकी जो शिक्षा दीक्षा उस हिसाब, मुगल शिक्षा क्या था उनका पूरा लालन पालन किया कि कैसे अभी कुरान की आयतें वगैरह पढ़ानी है, कलमे वगैरह पढ़नी है, वो सारा, मतलब एक हिंदू होते हुए, राजपूत होते हुए भी उसने उसका लालन पालन वो मुगल शैली से करवाया। ठीक है ना, तो वो उनसे मिलने के लिए औरंगजेब कहता है मुझे अपने पोते पोतियों से मिलना है, तो वो उनको पोते पोते मिलाने के लिए भी लेके जाता है अंतिम समय तक, और उसके बाद में उसकी औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन अजीत सिंह के साथ में क्या है, उसकी जो स्थिति है वह अच्छी नहीं रहती है, अनबन बनी हुई रहती है। तो ऐसे में ऐसा कहा जाता है कि 1708 ईस्वी में जो है इसकी मारने की हत्या का प्रयास किया जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। ठीक है ना, 1708 ईस्वी में क्या है कि इसके एक जो मुकुंदास चांपावत, उसके भाई रघुनाथ चांपावत की हत्या कर दी जाती है। जो अन्य दो सरदार है, राठौड़ सरदार, दो राठौड़ सरदारों की हत्या कर दी जाती है। ठीक है ना, दो राठौड़ सरदार जो है, चांपावत जो है, उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में दुर्गादास को लगता है कि भाई अगला नंबर जो है वो उसी का है। यहां पर ऐसे उसको लगता है कि अगला नंबर किसका है, यहां पर दुर्गादास को लगता है कि अब उसके मरने का अंतिम समय आ गया है। ठीक है ना, तो दुर्गादास को मारने का प्रयास भी यहां पर किया जाता है। दुर्गादास को यहाँ पर मारने का प्रयास किया जाता है। तो दुर्गादास को अब लगता है कि अब मुझे ये मारवाड़ दरबार तो छोड़ के यहाँ से चला जाना चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है ना, तो अंतिम समय हम देखते हैं, अंतिम समय और मूल्यांकन में देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दुर्गादास राठौड़ का अंतिम समय किसकी शरण में हुआ था, तो महाराणा अमर सिंह की शरण में व्यतीत हुआ था। ठीक है ना, महाराणा अमर सिंह के द्वारा उसको कुछ जागीर वगैरह दे दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 500 रुपये महीने के आधार पर उसको वहां पर रखा भी जाता है। ठीक है ना, और वहीं पर ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद में 1718 ईस्वी में उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर क्या है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब ऐसा कहा जाता है उसने जीवन भर जितना प्रयास किया उसी व्यक्ति ने उसके महत्व को नहीं समझा, लेकिन फिर भी उसने किस प्रकार मारवाड़ के शासक की, मारवाड़ के राजा की सुरक्षा के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया था। ठीक है ना, अंतिम समय किसकी शरण में आपको ध्यान रखना है, अंतिम समय अगर पूछा जाए दुर्गादास राठौड़ का अंतिम समय किसकी शरण में व्यतीत हुआ था, तो महाराणा अमर सिंह के नेतृत्व में। इनके द्वारा उसको कुछ जागीर दे दी जाती है, जागीर के साथ साथ में 500 रुपये महीना नियत कर दिया जाता है पगार देकर। ठीक है, ताकि उसका जीवन यापन चलता रहे। और 1718 ईस्वी में उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे इनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। ठीक है ना, उज्जैन में इनकी मृत्यु होती है और वहीं पर इनका अंतिम संस्कार शिप्रा नदी के तट पर कर दिया जाता है। और आज वर्तमान में वहीं पर इनकी छतरी भी बनी हुई है वहीं पर। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमने देखा कि दुर्गादास राठौड़ ने किस प्रकार
अपना संपूर्ण जीवन जो है वह व्यतीत कर दिया। किसके जीवन में बचाने के लिए? अजीत सिंह के जीवन को बचाने के लिए। राठौर सिसोदिया गठबंधन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है ना। एक महत्वपूर्ण चीज जो आपको यहाँ पर बोली जाती है वो आपको याद रखनी है कि कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा है ना, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा गया है, कौन सी उपमा दी गई है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कौन सी संज्ञा दी गई है, तो कहा गया राठौड़ों का यूलिसेस। क्या क्या गया है? राठौड़ों का यूलिसेस। ठीक है ना। उनके त्याग और मूल्यांकन में अगर हम यही कह सकते हैं उनके त्याग और बलिदान का। ठीक है ना। जिस प्रकार हम पन्नाधाय की बात करते हैं वैसे ही पन्नाधाय ने भी अपना जीवन व्यतीत किया था एक बच्चे की जान बचाने के लिए। ठीक है ना। देखा था हमने उदय सिंह की रक्षा के लिए। वैसे ही अजीत सिंह की रक्षा के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है। तो आज का हमारा वीर दुर्गादास राठौड़ का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब इस लेसन का एक लास्ट टॉपिक शिवाजी हमारे पास रह गया है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।